नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुएशन, जिसे मासिक धर्म भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं, पीरियड्स भी कहते हैं और मेंसेस भी कहते हैं। इस दौरान हमें अपने शरीर का रख रखाव कैसे करना है, कैसे स्वच्छता बनाए रखना है, ये क्यों जरूरी है, आज के हमारे इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन 14 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष की महिलाओं के गर्भाशय से होते हुए योनि मार्ग से या फिर वजाइना से होने वाला रक्तस्राव है। ये ब्लीडिंग है जो कि प्रति माह 28 से 30 दिन के अंतराल में इन महिलाओं को होता है। अब हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत क्यों है या हमें क्यों अपने शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। जब हमारा पीरियड्स चलता है उस दौरान हमारा जो वजाइना का मुख है वो खुला हुआ रहता है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो हमारे पूरे प्रजनन तंत्र तक पहुंच सकता है, हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच सकता है और हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए हमें मासिक धर्म के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से रखनी जरूरी है। इसके साथ ही जब हमारा महीना चलता रहता है उस दौरान ब्लीडिंग के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी बनी हुई रहती है और जब वहाँ पे काफ़ी नमी बनी हुई रहती है तो उस नमी की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, जिससे वो जो बैक्टीरिया है हमारे वजाइना के थ्रू पूरे यूट्रस तक पहुंच सकते हैं और वहां पे जाकर के इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, जो कि आगे चल के हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए महीना जब हमारा चल रहा है, जब हमारा मासिक धर्म चल रहा है, उस दौरान हमें अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं लोगों के बीच काफी सारी भ्रांतियां हैं मासिक धर्म को लेकर के, महीना को लेकर के, पीरियड्स को लेकर के कि इसमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। उन भ्रांतियों के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे घर में, हमारे आसपास छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जिनका शुरुआत होता है महीना आने का, पीरियड्स आने का। उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही नया चीज़ होता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो संकोच व्यक्त करते हैं, वो सामने वाले को बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर होता है। तो उन बच्चियों के दिमाग से ये डर को हटाने के लिए हमें उन्हें सही काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और हम उन्हें सही काउंसलिंग तब कर सकते हैं जब हमें स्वयं को सही जानकारियां होगी, जब हमारे मन में खुद किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा, किसी प्रकार की गलतफहमियां नहीं होगी, तभी हम सामने वाले को सही तरीके से एजुकेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में। लोगों को लगता है कि ये गंदा खून है, पीरियड्स के दौरान निकलने वाला जो ब्लड है वो गंदा खून है जो हमारे शरीर से निकलता है। ये बिल्कुल गलत है। ये ब्लड कोई गंदा ब्लड नहीं है। ये होता है हमारे गर्भाशय के जो सबसे अंदर की सतह होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम के झड़ाव की वजह से होने वाला रक्तस्राव है या फिर ब्लीडिंग है। अब एंडोमेट्रियम का झड़ाव क्यों होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारा जो बॉडी होता है, तो हमारा जो यूट्रस होता है वो पूरे महीने प्रिपेयर होता है एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए। एम्ब्रियो जिसको हिंदी में हम भ्रूण भी कहते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है? जब एक महिला का और एक पुरुष के बीच में संबंध बनते हैं, जब उनका सेक्स होता है, तो पुरुष के द्वारा निकलने वाला स्पर्म और महिला के शरीर से निकलने वाला जो ओवम है वो एक दूसरे के साथ मिलके भ्रूण बनाते हैं और यही भ्रूण आगे चल के बच्चा बनता है। तो इस भ्रूण को हमारे यूट्रस में इम्प्लांट करने जो जहाँ पे इम्प्लांट होता है वो उस जगह को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट होती है। तो हमारा जो बॉडी है वो पूरे महीने अपने यूट्रस को, जो एंडोमेट्रियम है, उसको प्रिपेयर करता है इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए। लेकिन जब ये नहीं हो पाता है, ये क्रिया नहीं होती है, भ्रूण का वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तब ये जो एंडोमेट्रियम है उसका झड़ाव होने लगता है और इस कारण ही हमें
हमारे योनि मार्ग से यानी कि वेजाइना से ब्लड का सिक्रेशन होने लगता है। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि गंदा खून है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कोई गंदा खून नहीं है और इससे किसी भी प्रकार का जो है हमें अपनी मेंटल स्टेटस चेंज नहीं करनी चाहिए कि हम अपवित्र हैं। तो ऐसी भ्रांतियां जो है हमारे मन से हमें समाप्त करनी है। इसके बाद जो है वो होता है कि जो सबसे बड़ी जो भ्रांति ये है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहाना और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि इस दौरान हमारा जो वेजाइना है उसका जो वॉल है वो ओपन रहता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे यूट्रस तक जा सकते हैं और वहाँ पे हमको इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ ही वो जो एरिया है वो ब्रीडियम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गीला रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ सकते हैं। अगर हम सही तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगा और जिससे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपने आप को साफ रखना। ये तो हो गया साफ सफाई की बातें। अब हम ये देखेंगे कि हमें सफाई किससे करनी। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें हाइजीन तो मेंटेन करना है, पर हाइजीन मेंटेन हम कैसे करेंगे, किस चीज से हमारे प्राइवेट पार्ट को साफ करना है और किससे नहीं करना है, इस चीज के बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट को गर्म पानी से नहीं वॉश करना है, इसे नॉर्मल वाटर से हमें वॉश करना है। पानी काफी ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और काफी ज्यादा वो ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही हमें वॉश करने के लिए अगर कभी भी साबुन का यूज कर रहे हैं या फिर वेजाइना वॉश के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल मार्केट में, उन सभी प्रोडक्ट्स का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि इन सभी चीजों का उपयोग हम प्राइवेट पार्ट के ऊपरी हिस्से को साफ करने के लिए करेंगे। कभी भी वेजाइना के अंदर के हिस्से को साफ करने के लिए हमें साबुन का या फिर किसी भी अन्य चीज का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे वेजाइना में एक नेचुरल बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वहाँ के पीएच को मेंटेन रखता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देता। लेकिन जब हम गर्म पानी से वॉश करते हैं या फिर साबुन अगर हम वहाँ पे लगाते हैं तो वो जो नेचुरल बैक्टीरियाज हैं वो खत्म होने लगते हैं और उसकी जगह जो खराब बैक्टीरियाज हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं और इन्हीं सब बैक्टीरियाज की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करते समय हमें इस बात का काफी ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है और साथ ही सोप या फिर अन्य किसी भी प्रकार के वेजाइनल वॉश के लिए जो जेल आते हैं उसका उपयोग प्राइवेट पार्ट के ऊपरी हिस्से को क्लीन करने के लिए करना है, वेजाइना के अंदर के हिस्से को क्लीन करने के लिए नहीं करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें किन चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े का यूज करते हैं, कुछ सैनिटरी पैड का यूज करते हैं और कुछ मेंस्ट्रुअल कप का यूज करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है और हम जिस चीज का यूज कर रहे हैं उसे किस प्रकार से यूज करें जो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है और हम इन्फेक्शन से बच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़े के बारे में। कुछ लोग कपड़े का यूज करते हैं, किसी भी कारणवश वो यूज कर सकते हैं कपड़े का, पर अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं उस कपड़े को पॉलीथीन में पैक करके घर के किसी कोने में छिपा के रखती हैं, ऐसी जगह जहाँ पे पुरुषों की नजर ना पड़े, या फिर वॉश करने के बाद उसे सुखाते हैं तो उसके ऊपर एक और कपड़ा कवर कर दिया जाता है क्योंकि उसे काफी गंदा कपड़ा माना जाता है। लोगों के में ये भ्रांति है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा पीरियड्स चल रहा है। तो इस प्रकार की गलतियों की वजह से क्या करते हैं, उस कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा हम ढक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप कपड़े का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे यूज के बाद हमें उस कपड़े को गर्म पानी से धोना है। गर्म पानी से धोने से क्या है, उसमें जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाता है और उसमें जो बैक्टीरिया है वो भी नष्ट हो जाते हैं। और गर्म पानी में धोने के बाद उसको हमें डायरेक्ट सनलाइट में सुखाना है। कभी भी उस कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा ढक के नहीं सुखाना है या फिर उस कपड़े को किसी रूम में या कोने में छुपा के हमें नहीं सुखाना है। उसको हमें सुखाना है डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे उसमें जो बचा हुआ इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा।
और वो कपड़ा स्वच्छ हो जाएगा हमारे रीयूज करने के लिए। पर इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि बच्चियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं कपड़ा पहनने के बाद। वो क्योंकि बच्चियों को स्कूल जाना होता है, कॉलेजेस जाना होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना होता है, और जो कपड़ा है उसका जो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, वो बहुत कम ही मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चियों के कपड़े में खून के दाग लग जाते हैं, जो कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर सकते हैं। तो या तो आप कपड़े का यूज़ हमें नहीं करना है, या किसी भी स्थितिवश अगर हमें कपड़े का यूज़ करना पड़ रहा है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है जो मैंने आपको अभी बताया है। जो नेक्स्ट है वो होता है सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है, काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं सैनिटरी पैड के, वो काफ़ी इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट होता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो कपड़े के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, और इसके साथ ही ये पैंटी के साथ चिपका हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं उनको काम करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, और वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हैं सैनिटरी पैड के साथ में। सैनिटरी पैड का एक और बेहतरीन फ़ायदा ये है कि जो सैनिटरी पैड होता है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो वो बिल्कुल एक स्टेराइल पैड होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के दौरान अगर हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है तो उसको 3 से 4 घंटे में हमें चेंज करना है, और अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है तो 10 से 12 घंटे में हमको उसको सैनिटरी पैड को चेंज कर ही देना है। अब सैनिटरी पैड तो हमने यूज़ कर लिया, अब इसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि इसको डिस्कार्ड कैसे करना है। तो इसको हमें डिस्कार्ड करने के लिए कभी भी मिट्टी के अंदर दबाना नहीं, क्योंकि सैनिटरी पैड या बेबी के द्वारा जो यूज़ किया हुआ डायपर होता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी में सालों साल आप दबा के रख देंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। इससे क्या होगा, हमारी जो मिट्टी है वो प्रदूषित होगी। इसके साथ ही इसको हमें कुएं में, नाले में, नदी में या तालाब में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि ये ब्लड वाली चीज़ है, और वो जो ब्लड है वो पानी में जाएगा तो वो पूरे पानी को इन्फेक्टेड कर सकता है। इसकी वजह से हमें इसे पानी में भी नहीं डालना है। इसके साथ ये भी है कि उसको कभी भी हमें सेप्टिक में भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे जा करके ड्रेनेज सिस्टम को पूरा चोक कर सकता है। तो इन सारी जगहों पे तो हम नहीं डाल सकते, तो हम डालेंगे कहाँ। हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्लान किया है, जिस तरीके से गीले कचरे और सूखे कचरे के लिए हमारे घरों में गाड़ियाँ आती है जिसमें हम गीला कचरा और सूखा कचरा डालते हैं, उसी प्रकार से सैनिटरी पैड और डायपर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने एक अलग से गाड़ी की व्यवस्था की है जो पीले डिब्बे के साथ आती है। इस पीले डिब्बे में आपको अपने सैनिटरी पैड को डालना है। कैसे डालना है, सैनिटरी पैड को पहले कागज में रैप कर लें, या डायपर को कागज में आप रैप कर ले। रैप करने के बाद इस सैनिटरी पैड को जब वो गाड़ी आपके यहाँ आती है तो आपको उसमें डाल देना है। ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने विशेष करके महिलाओं के लिए चालू की है, ताकि वो सैनिटरी पैड का सही तरीके से डिस्कार्ड कर सकें। तो ये हो गया सैनिटरी पैड किस प्रकार से यूज़ करना है और कैसे डिस्कार्ड करना है। अब इसके आगे हम देखेंगे जो तीसरा चीज़ है वो होता है मेंस्ट्रुअल कप। आजकल मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है ये भी मेंस्ट्रुअल कप, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उन लड़कियों के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो स्विमिंग करती हैं, क्योंकि स्विमिंग के दौरान ना तो हम सैनिटरी पैड का यूज़ कर सकते हैं और ना ही कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो इस दौरान हम यूज़ कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप का। मेंस्ट्रुअल कप को भी आपको ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे में चेंज करना होता है। अब इसको चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, चूंकि वो तो पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ है, तो उस ब्लड को पहले हमें डाल देना है। डालने के बाद फिर उस मेंस्ट्रुअल कप को हमें पहले सोप वाटर से धोना है। सोप वाटर से धोने के बाद उसको गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए उबालना है। 10 से 15 मिनट बॉईल करने से क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया है या जो कीटाणु है वो गर्म पानी से खत्म हो जाएंगे और वो पूरा स्टेराइल हो जाएगा हमारे यूज़ के लिए, और उससे हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुअल कप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान
कंफर्टेबल फील करने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। कपड़ा हो गया, सैनिटरी पैड हो गया और आपका हो गया मेंस्ट्रुअल कप। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्राइवेट पार्ट का सफाई कैसे करना है। अभी तक हमने देखा कि हमें सफाई करनी क्यों जरूरी है, इसके बाद हमने देखा कि हमें किस चीज से सफाई करना है, इसके बाद हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें किन किन चीजों का यूज करना है। अब हम देखेंगे कि हमें मेंस्ट्रुएशन के दौरान और मेंस्ट्रुएशन के बाद भी हमारे नॉर्मल डेज में हमारे प्राइवेट पार्ट को किस प्रकार से क्लीन करना है। महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें सबसे पहले होता है यूरेथ्रा, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। दूसरे पे होता है वेजाइना, जिसे योनि मार्ग कहते हैं। और अंत में होता है एनस, जिसे मलद्वार कहते हैं। तो कभी भी क्लीनिंग करने के समय महिलाओं को यूरेथ्रा से होते हुए एनस की तरफ क्लीनिंग करना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ क्लीनिंग करना चाहिए। कभी भी मल द्वार से होते हुए हमें यूरेथ्रा की ओर नहीं जाना है। क्योंकि महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का खतरा पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए इस खतरे से बचने के लिए और साथ ही हमारे योनि मार्ग में होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें कभी भी एनस से होते हुए यूरेथ्रा तक नहीं जाना है। हमेशा यूरेथ्रा से होते हुए हमें एनस तक जाना है क्लीन करने के लिए। ऊपर से नीचे की तरफ हमें उसे क्लीन करना है। तो ये तो हो गया क्लीनिंग के बारे में जानकारी। इसके बाद मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने मन से भ्रांतियों को हटाएं, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें अगर हम सही जानकारी नहीं देंगे, सही एजुकेशन नहीं देंगे, तो उनके मन में वो डर हमेशा बैठा रहेगा और जो गलत चीज़ें हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती जाएंगी। तो इस वीडियो के द्वारा आपको कोई भी जानकारी मिली हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर की बच्चियों को, आपके आसपास की बच्चियों को इस चीज़ के लिए एजुकेट जरूर करें। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।